स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की यूपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि बनाए गए हैं ऐसे महत्वपूर्ण खबरों से जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र देख सकते हैं। आपको बताना है कि मथुरा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के किन जिलों के साथ संलग्न होती है। तो मथुरा की अगर स्थिति को हम देखें तो मथुरा कुछ यहाँ पर इस तरह से स्थित है और इससे संलग्न जिलों की अगर बात करें तो उसमें अलीगढ़, हाथरस और आगरा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे वह जिले हैं जो कि मथुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि राजस्थान की कुछ सीमा मथुरा के साथ संलग्न हो रही। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के वह कौन सा जिला है या वह कौन कौन से जिले हैं जो कि मथुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। और आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जरदोजी कढ़ाई करने की एक प्राचीन कला है। कला में डिजाइनिंग का पूरा काम हाथों से किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। जरदोजी की अगर बात करें तो यह एक प्राचीन कला है कढ़ाई करने की और इसके अंतर्गत जो भी पूरा कार्य किया जाता है वो सिर्फ हाथों से किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो मशीन का कहीं पर भी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इस तरह की जो कला है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। हालांकि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन रहा है, लेकिन अगर इसके संकेंद्रण की बात करें तो मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश है वहीं पर इसका चलन कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जहां से आप सभी देख सकते हैं कि इसमें जो पूरा काम है यह हाथों से किया जाता है और इसमें मशीन का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सवाल है, दिलरुबा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वाद्य यंत्र, उपन्यास, संगीत ऐप या फिर नाटक? दरअसल दिलरुबा जो है यह एक वाद्य यंत्र है। खासकर अगर बात करें तो यह एक धार्मिक वाद्य यंत्र है जिसमें उत्तर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत इसको एकल वाद्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सहायक वाद्य यंत्र के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी अनुनाद का बॉक्स होता है वो चौकोर बॉक्स होता है और अन्य वाद्य यंत्रों की तुलना में यह बॉक्स जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर बात करें इसको किस तरह से बनाया जाता है तो इसके अंतर्गत धातु, चमड़े और घोड़े के बाल से तैयार किया जाता है और इसे जो है ताउस से प्रेरित होकर के बनाया गया था। यहां पर अगर इसके चित्र को देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें अगर देखें जो ये बॉक्स बने हुए हैं ये तुलनात्मक रूप से जो अन्य वाद्य यंत्र हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि यह एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना सामान्य को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत हथकरघा और पावरलूम उद्योग से युवाओं को जोड़ा जाएगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख योजना जो है उसमें मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना है, जिसके अंतर्गत या यह बात कर लें कि इस योजना के अंतर्गत जो राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है उसमें युवाओं को जोड़ करके इस उद्योग को प्रोत्साहन देना है। इसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर बुनकर हैं उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को भी मंजूरी दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी परंपरागत तरीके से या ये कह लें कि जो पारंपरिक हथकरघा और पावरलूम था उसको अब ये बुनकर अपग्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं अगले सवाल पर। जोगनी नृत्य निम्नलिखित में से कहां के लोक नृत्यों में शामिल है? विकल्प है अवध, मध्य प्रांत, बुंदेलखंड, रुहेलखंड। तो ये जो चारों विकल्प हैं इनका अपना ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो इन चारों क्षेत्रों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जोगनी नृत्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के जो अवध वाला क्षेत्र है वहां पर शामिल लोक नृत्यों में से एक है। इसके अंतर्गत कोई साधु या कोई पुरुष जो है स्त्री का रूप धारण करके इस नृत्य को परफॉर्म करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर
ए हो जाएगा। यहां पर आप सभी के लिए एक होमवर्क है और होमवर्क में आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिले कौन कौन से हैं जो अवध के अंतर्गत शामिल हैं। इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। आइए इसको थोड़ा सा देखें। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बिल्कुल आपको लगेगा कि कोई महिला इस नृत्य को परफॉर्म कर रही है, हालांकि जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह नृत्य जो है किसी साधु या किसी पुरुष के द्वारा स्त्री का रूप धारण करके परफॉर्म किया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि अवध। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। म्युनिसिपल बॉन्ड को नगर निगम की ओर से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए जारी किया जाता है। प्रयागराज नगर निगम जल्द ही अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो म्युनिसिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं या बिल्कुल उनके जैसे ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो मामूली सा अंतर होता है, अंतर यह होता है कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड है इसको नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, फंडिंग को जुटाने के लिए। तो अभी हाल ही में ऐसी खबर आई है कि प्रयागराज नगर निगम और कानपुर नगर निगम जो है जल्द ही अपना म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके 10 साल की अवधि में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने की एवज में लगे हुए हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां से 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए ही जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके अंतर्गत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं उनको किस तरह से और विकसित किया जाए, उसके लिए जो भी फंडिंग है या जो भी राशि है इन बॉन्ड के द्वारा जुटाई जाती है। अगले सवाल को देखते हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ कहां स्थित है? विकल्प है प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी या मथुरा। तो कात्यायनी शक्तिपीठ जो है मथुरा के वृंदावन में स्थित है। इसे उमा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और इसे ही कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि राधा जी ने कृष्ण जी को पाने के लिए यहां पर पूजा अर्चना भी की थी। आइए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। तो सबसे पहले इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो है उमा शक्तिपीठ, और इसी उमा शक्तिपीठ को कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जो कि मथुरा के वृंदावन में स्थित है। और यहां पर ऐसी मान्यता है कि माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। तो इसकी महत्ता जो है धार्मिक रूप से काफी ज्यादा हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, राधा रानी या राधा जी ने यहां पर श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजा भी की थी, और यहीं पर माता सती को उमा के नाम से और भैरव को भूतेश के नाम से जाना जाता है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए कक्षाएं जो है दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से शुरू कर दी गई हैं। और ये जो कक्षाएं हैं जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत आप विद्यार्थियों को क्या सुविधा मिलेगी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी कोई क्वेरी है या कोई अन्य सवाल है जो कि आप सभी जानना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल बनाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया? विकल्प है 6, 8, 10 या 12। तो सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को शामिल किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ईज ऑन डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश में, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश पे खुद का कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी जो भी भविष्य में संभावनाएं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जो भी बने प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर काफी ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। साथ ही साथ ड्राई पोर्ट्स की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा वाराणसी से हल्दिया के बीच जो जलमार्ग है इसकी भी शुरुआत कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है जिससे कि उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है उसमें बढ़ावा हो सके, वृद्धि हो सके। और इन्हीं सारी संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो 43 सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट को चुना है उसमें से उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को भी
चुना है। तो प्रश्न का सही उत्तर यहां से डी वाला हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के पहले पिंक सर्विस सेंटर की शुरुआत गाजियाबाद में की गई है। इस सेंटर की शुरुआत नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनपीसीएल ने की है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहां पर यदि आप ध्यान दें तो पिंक शब्द जुड़ा हुआ है। पिंक शब्द जो है ज्यादातर महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो अभी नोएडा में एक कंपनी के द्वारा पिंक सर्विस सेंटर की शुरुआत की गई है। तो पहला कथन गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर गाजियाबाद दिया है, जबकि इसकी शुरुआत जो है नोएडा से की गई है। और नोएडा से किसने की है? एनपीसीएल ने तो की है, लेकिन नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं नाम है उस कंपनी का, बल्कि उस कंपनी का नाम अगर बात करें तो यह एक बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी है जिसका नाम है नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। और यहां पर जो भी कर्मचारी होंगे वो पूरी महिला होंगे, इसीलिए इसे पिंक सर्विस सेंटर का नाम दिया गया है। यहां पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही कार्य करेंगी, यानी यहां पर जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी उपभोक्ताओं को महिलाओं के द्वारा प्रदान की जाएंगी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग के गठन में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मदरसे समेत राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यही आयोग करेगा। टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा करने की जिम्मेदारी आयोग की होगी। इस आयोग का अध्यक्ष विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पद या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को बनाया जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा संबंधित सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा और इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी होगी मदरसे समेत राज्य में जितने भी स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होगी वह यह आयोग ही करेगा। इसके अलावा जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षाएं होती हैं इसका आयोजन भी इस आयोग के द्वारा किया जाएगा। इस आयोग की अगर बात करें, इसका जो अध्यक्ष होगा वह कोई भी अन्य विश्वविद्यालय जो भी हैं उनके कुलपतियों के समकक्ष उसकी योग्यता होगी या फिर कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा इसके अध्यक्ष पद पर। अगर बात करें इसके मेंबर में, यानी कि इस आयोग के अंतर्गत जो भी सदस्य होंगे उसमें अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और महिला वर्ग से मेंबर इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो यहां पर जो है ए वाला यानी पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों को अगर देखें तो मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी इसी आयोग की जिम्मेदारी होगी। टेट की परीक्षा का संचालन या इसकी प्रक्रिया से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होंगी वह भी यही आयोग करेगा। इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नए आयोग से ही शिक्षक की भर्ती की जाएगी। और यहां पर यदि देखें तो जो भी आयोग में विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे पद या भारतीय प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले शख्स को ही इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त वरिष्ठ जज, अनुभवी शिक्षाविद की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व भी रखा जाएगा। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि जो ए वाला स्टेटमेंट है यह गलत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल बनाया गया, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? विकल्प कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह एवं राम प्रकाश गुप्त। ये जो चारों विकल्प है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके लोगों के नाम है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें से मुलायम सिंह की जो मृत्यु हुई है अभी हाल ही में हुई है और यह पद्म विभूषण जो अवार्ड है मरणोपरांत उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आप सभी को बताना है कि जो चारों मुख्यमंत्री के नाम उत्तर प्रदेश के दिए हुए हैं इनका कार्यकाल कब कब रहा है। यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान देना है कि मुलायम सिंह यादव जो है मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं।
तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और हमें उम्मीद है कि इन सवालों के माध्यम से जिन सूचना और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी प्रश्न पत्र में आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।